अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद उमर है। मैं ब्रिगेडियर कैड खालिद उमर पाकिस्तान आर्मी का आज आपसे मुखातिब हूँ। बहुत अरसे के बाद मैंने ये अगला अपना वीडियो बनाया है और मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि आपको 1947 के बाद जो तकसीम हुई दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान जो नया मुल्क बना था 14 अगस्त 1947 को, इसमें एसेट्स यानी ट्रेजरी के पैसे और किस तरह से तकसीम होनी थी और फ़ौजों की किस तरह से तकसीम होनी थी, इसका ब्रिटिश जो थे यहाँ रूलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था, उसके मुताबिक तकसीम होनी थी। तो मैं आज आपको एसेंशियल बातें बता रही हैं। इस वीडियो में मैं इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स बोलूँगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। 1947 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त इसकी 2 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी थी और बहुत बटालियंस रेज की गई थी, जिनको अब डिसबैंड करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। सबसे ज़्यादा 1946 में और बाकी 1947 में हो रही थी। तो जो तकसीम थी दोनों आर्मीज़ की, उसके मुतालिक मैं बताऊंगा और हमें शुरू में क्या क्या मुश्किलात पेश आई पाकिस्तान आर्मी को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को नए सिरे से खड़ा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया में चली गई थी जहां पहले से 1947 से पहले ब्रिटिश डेज में फंक्शन कर रही थी। तो ब्रिटिश ने जो असूल बनाया था वो 1/3 1/3 पाकिस्तान के पास और 2/3 इंडिया के पास। इसके मुताबिक हमारे पास, मैं आर्मर्ड कोर से शुरू करता हूँ, कौन कौन सी रेजिमेंट्स आर्मर्ड कोर में आई हमारे पास, टैंक रेजिमेंट्स, और कौन सी इंडियन आर्मी में गई। उस वक्त टोटल 18 टैंक रेजिमेंट्स थी इंडियन आर्मी में 1947 के वक्त। तो उन्होंने ये किया कि डिवीज़न में अब सारी रेजिमेंट्स बताऊंगा कि जिसमें से कौन सी इंडिया में चली गई, कौन सी पाकिस्तान में, और दोबारा फिर बताऊंगा। सबसे सीनियर रेजिमेंट जो थी नंबर वाइज वो थी 1st स्किनर्स हॉर्स, वो इंडियन आर्मी को दी गई। 2nd लांसर्स इंडियन आर्मी। 3rd कैवलरी, ये इंडियनाइज रेजिमेंट्स थी, इसमें इंडिया के ऑफिसर्स आए थे, बहुत ज़्यादा कमांडिंग ऑफिसर्स ब्रिटिश थे, ये इंडिया को दी गई। 4th हडसन्स हॉर्स इंडिया को दी गई। 5th हॉर्स और प्रोविंस हॉर्स पाकिस्तान आर्मी को दी गई। 6 लांसर्स पाकिस्तान आर्मी को दी गई। 7th लाइट कैवलरी, जिसमें मेरे वालिद भी थे, वो इंडियन आर्मी को दी गई। और उस वक्त तकरीबन सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी रेजिमेंट थी ये। एक्सक्यूज मी। 8th लाइट कैवलरी इंडियन आर्मी को दी गई। 9 डेक्कन हॉर्स इंडियन आर्मी को दी गई। 10th गाइड्स कैवलरी पाकिस्तान आर्मी को दी गई। 11th कैवलरी पाकिस्तान आर्मी को दी गई। 12th कैवलरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में एक टैंक रेजिमेंट से आर्मर्ड को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था, इसलिए वो किसी को नहीं दी गई। उसके बाद 13 लांसर्स पाकिस्तान आर्मी को दी गई। 14th सिंध हॉर्स इंडियन आर्मी को दी गई। 16th लाइट कैवलरी इंडियन आर्मी को दी गई। 17th पूना हॉर्स इंडियन आर्मी को दी गई। 18th कैवलरी इंडियन आर्मी को दी गई। और उसके बाद सेंट्रल इंडिया हॉर्स CIH इंडियन आर्मी को दी गई। अगर आप देखें तो 6 रेजिमेंट्स पाकिस्तान में आई और 12 इंडिया में गई। ये 2-1 का तनासब था, इसमें 1-3 का नहीं, 1-3 का नहीं रखा गया। स्ट्रेंथ बीच में जो थी सिखों की, जाट्स की और हिंदू राजपूतों की, वो इंडियन आर्मी को ट्रांसफ़र हुई हमारे से, और वहाँ से मुस्लिम जो थे, पंजाबी मुस्लिम ट्रुप्स, वो पाकिस्तान के पास आए, या पंजाबी राजपूत मुस्लिम राजपूत ट्रुप्स। तो हमारे पास, दूसरे लफ्ज़ों में मैं दोबारा बताता हूँ, 5 प्रोविंस हॉर्स, 6 लांसर्स, 6 लांसर्स के बाद 10th गाइड्स कैवलरी, 11th कैवलरी, 13 लांसर्स और 19 लांसर्स। 6 रेजिमेंट्स हमारे पास आए। अब इन रेजिमेंट्स के जो मशहूर ऑफिसर्स थे वो भी मैं बता दूं, इंडिया पाकिस्तान के उस वक्त कौन थे जो बाद में जनरल्स बने। दोनों आर्मी के शुरू के जनरल्स में
बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी जनरल्स बने और प्रोफेशनली बहुत अच्छे थे ये सारे। 6 लांसर्स के जो सबसे मशहूर इंडिपेंडेंस के वक्त और उसके बाद थोड़ा अर्सा हुए, वो ब्रिगेडियर इंगल ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने पाकिस्तान आर्मी के लिए ऑप्ट किया था और इनको सेलेक्ट किया गया था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी रेज़ करने के लिए, जो हमने काकूल में रेज़ की। और मुझे बताया गया था और मुझे पता भी चला है कि कायदे आज़म ने ओरिजिनली डिज़ायर शो की थी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को श्रीनगर में डल लेक है उसके किनारे बनाया जाए कि वो जगह बड़ी खूबसूरत है। कायदे आज़म वायसराय की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे और एक कमेटी जो बनी थी जिसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की साइट यानी जगह सेलेक्ट की थी और उसके लिए रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें कायदे आज़म सीनियर मेंबर थे। तो इनका बड़ा एक्सपीरियंस था एक मिलिट्री एकेडमी की जगह को सिलेक्ट करना, और हिली जगह सेलेक्ट की गई थी देहरादून में। तो इसलिए शायद कायदे आज़म की डिज़ायर थी कि श्रीनगर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बनाई जाए। लेकिन अक्टूबर तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमारे स्टाफ मुस्लिम स्टाफ था, बिकॉज आखिरी जो कोर्स था इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो अक्टूबर में पास आउट हुआ, और उनमें से कोई अंडर ट्रेनिंग थे जिनको हम बोलते हैं IMA PMA कोर्स, वो पाकिस्तान में आए। इनमें से भी बड़े नामी ग्रामी ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में बाद में राइज किए। तो 6 लांसर्स के मैंने कहा ब्रिगेडियर इंगल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान 6 लांसर्स। मेरे वालिद ने भी इंडिपेंडेंस के बाद 6 लांसर्स में सर्व किया। ये 7th लाइट कैवलरी में ट्रांसफ़र हो गए थे इन्फेंट्री से, और 7th लाइट कैवलरी में इनके कमांडिंग ऑफिसर इंडिया आर्मी के उस वक्त मशहूर तरीन लेफ्टिनेंट कर्नल्स में से थे इफ्तिखार अहमद। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान आर्मी के पहले पाकिस्तानी कमांडिंग चीफ डेजिग्नेट हो चुके थे 1950 में, लेकिन इनका जंगशाई में क्रैश हो गया जिसमें हमारे 4 मशहूर जनरल सीनियर मोस्ट, जिसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे। जंगशाई हैदराबाद के नज़दीक है, इनका क्रैश हुआ और उसमें इनकी मौत वाक़या हुई। और पाकिस्तान आर्मी को नहायत काबिल, कॉन्फिडेंट और बड़ी कदावर पर्सनालिटी के जनरल इफ्तिखार अहमद हमने लूज़ कर दिया। ये पहले इंस्ट्रक्टर थे जो स्टाफ कॉलेज कोटा में प्री इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी से पोस्ट हुए थे, लेकिन इनके जाने में थोड़ी देर लग गई थी। तो इन्हीं की रेजिमेंट के जनरल हाजी इफ्तिखार अहमद, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह के भी चेयरमैन रहे 1950s में, वो पहले रिपोर्ट कर दिया और कुछ थोड़े हफ्ते के बाद जनरल इफ्तिखार, दोनों मुसलमान थे। ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उसके बाद फिर दूसरे हिंदू और सिख ऑफिसर पोस्ट हुए, जिसमें राजेंद्र सिंह पेंटल वगैरह, वो भी आर्मर्ड कोर का था। फिर जो 7th लाइट कैवलरी के दूसरे ऑफिसर पाकिस्तान में आए, उसमें जनरल यूसुफ, जो 7th इन्फेंट्री डिवीज़न के हमारे GOC रहे अर्ली 1950s में। ये एक बड़ी चीज़ जो बहुत अर्सा मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन कुछ साल पहले पता चली कि ये GOC के तौर पे इनको लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक दे दिया गया था। बहुत हैंडसम, बड़े स्मार्ट ऑफिसर, वेरी कैपेबल ऑफिसर। ये भी 7th लाइट कैवलरी से आए थे। और जो इंडिया में गए उनमें सेकंड इन कमांड उस वक्त 1947 में सेंट्रल इंडिया में ये रेजिमेंट थी। मेरे फादर उसमें पोस्ट हुए थे और जनरल इफ्तिखार ने मेरे फादर को एडजुटेंट लगाया था। ये जो थे जनरल, इनका नाम था JN चौधरी, जविंद्रनाथ चौधरी। ये इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था 1965 वॉर में, और ये इंडिया की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न का GOC था, जिसके नीचे इंडियन आर्मी ने हैदराबाद दक्कन के ऊपर अटैक करके कब्जा किया। इन्होंने आर्मर्ड डिवीज़न इस्तेमाल किया डराने धमकाने के लिए। तो ये उसका GOC था। तो ये रेजिमेंट्स हैं आर्मर्ड कोर की। हमारे पास पूरे टैंक भी नहीं आए थे, जो रेजिमेंट के पास पूरे टैंक होने चाहिए। आर्मर्ड कोर्स थी तो कुछ स्टोर टैंक्स थे, कुछ शमन टैंक्स थे। तो एक तो ये हमें बड़ा डिसएडवांटेज था। जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उस वक्त इंडिया में, पार्टीशन के वक्त, वो सारी की सारी इंडिया के पास चली गई। सबसे बड़ी उसमें जबलपुर थी। जब हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, लियाकत अली ने ऐलान किया कि हम भी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाएंगे 1950 में, जब उन्होंने मुक्का दिखाया था। कन्फ्रंटेशन हुई थी, दोनों तरफ से आर्मीज डिप्लॉय हुई थी। उस वक़्त ये फैसला किया गया था, लियाकत अली ने ये फैसला किया, 2 साल 24 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बना दिया गया वाह में, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी कर दी ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, जो उस वक़्त के हमारे गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म के बाद।
1952 में। उसके बाद हमारे पास जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स आए और जो इंडियन आर्मी में गई, इन्फेंट्री को ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था ग्रुप के बेसिस के ऊपर। जो वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी बटालियंस एक्सपेंड कर गई थी, नॉर्मली 4 से 5 बटालियन का एक रेजिमेंटल ग्रुप था। सबसे सीनियर थी, सबसे ज़्यादा इसमें पंजाब रेजिमेंट की ग्रुप्स थे। सबसे सीनियर थी फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट, पाकिस्तान आर्मी को अवार्ड हुई। इसकी भी सीनियर मोस्ट जो इंडियन आर्मी की बटालियन थी रेजिंग के लिहाज से, वो इनकी फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट, आजकल हालिया फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी नामी ग्रामी बटालियन है पाकिस्तान आर्मी की। फिर सेकंड पंजाब रेजिमेंट ग्रुप इंडिया को दिया गया था। इसका निशान कश्ती बनी हुई थी और नीचे 5 दरिया बने हुए थे। कई इग्नोरेंट लोग, जिनमें से मुझे याद है कि एक बड़ा अपनी तरफ से नॉलेजेबल बंदा था, वो मुझे भेजा गया कि जी हमारी पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री। मैंने कहा ये तो इंडियन पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री है जो इंडिया में चला गया। सेकंड पंजाब रेजिमेंट इंडिया में गई, थर्ड बॉम्बे ग्रेनेडियर्स इंडिया में गए, फोर्थ मद्रास रेजिमेंट इंडिया में गई, फिफ्थ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडिया में गई, सिक्स राजपूताना राइफल्स इंडिया में गई, सेवंथ राजपूत रेजिमेंट इंडिया में गई, 8 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में आई, 9 जाट रेजिमेंट इंडिया में गई, 10 बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में आई, 11 सिख रेजिमेंट इंडिया में गई, 12 फ्रंट फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में आई, 13 फ्रंट फोर्स राइफल्स पाकिस्तान आर्मी में आई, 14 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में आई, 15 पंजाब रेजिमेंट जिसमें मेरी बटालियन है, 10 पंजाब पुरानी 215 पंजाब रेजिमेंट, जिसको कायदे आज़म ने अपने हाथों से झंडा दिया। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, किसी और यूनिट को अपना रेजिमेंटल फ्लैग कायदे आज़म ने नहीं दिया। हर वक्त आप इस यूनिट की फ़ोटो देखते हैं हमारी बटालियन की। ये 15 पंजाब रेजिमेंटल ग्रुप ऐसा थी, ये पाकिस्तान आई। और 16 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में आई, 17 डोगरास इंडियन आर्मी को अवार्ड हुई, 18th गढ़वाल रेजिमेंट इंडियन आर्मी को अवार्ड हुई, रॉयल गढ़वाल रेजिमेंट RGR। इंडिया का जो पिछला आर्मी चीफ था, जिसको भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया है, वो उसका ताल्लुक गढ़वाल रेजिमेंट और गढ़वाल एरिया से है। फिर 19 हैदराबाद रेजिमेंट, जो बाद में इंडियन आर्मी ने कुमाऊं रेजिमेंट में अमलगमेट कर दी, वो इंडिया को गई। तो ये रेजिमेंट्स थी इन्फेंट्री की। उसके अलावा जो इंडिया में गए वो जम्मू एंड स्टेट फोर्सेस की बटालियन थी, जो अभी इंडियन आर्मी की प्रॉपर रेजिमेंट्स हैं, जिसमें पटियाला स्टेट फोर्सेस की बटालियंस थी, कपूरथला स्टेट फोर्सेस की बटालियन थी, नाभा सिख स्टेट थी उसकी बटालियंस थी। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट थी, जाट एंड रेजिमेंट, जो कश्मीर में जगह जगह थी। और इसके जो मुसलमान थे, इन्होंने बगावत की। इसमें मंगला में, रावलाकोट में, कोटली में जितने भी मुसलमान एलिमेंट्स थे, 23% सिर्फ 23% जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट में जो महाराजा की स्टेट फोर्सेस थी वो मुसलमान थे। 67% हिंदू डोगरा थे या सिख थे, ज़्यादा हिंदू डोगरास थे। इनमें से 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन के जो मुसलमान थे, उन्होंने बुंजी गिलगित में गिलगित स्काउट के साथ मिलकर बगावत की और अपने हिंदू डोगरास को और सिखों को वहाँ से मार के निकाला और गिलगित बल्तिस्तान को लिबरेट करने में अपना हिस्सा दिया। उसके अलावा इंडियन आर्मी ने जो रेजिमेंट्स रेज़ किए हैं उसके बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी रेज़ हो चुकी थी, वो सिख लाइट इन्फेंट्री थी। इसका जिक्र मैं नहीं कर सका। सिख लाइट इन्फेंट्री, ओरिजिनल इसका नाम था मजहबी सिख और रामदासिया रेजिमेंट। ये सिख लाइट रेजिमेंट की सारी बटालियंस इंडियन आर्मी में चली गई। उसके अलावा जो इंडियन आर्मी ने और रेज़ किए और इनहेरिट किए, गोरखा रेजिमेंट्स थी। 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी इंडियन आर्मी में, जिनमें से 2 गोरखा रेजिमेंट्स, बल्कि 4 गोरखा रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी में चली गई और 6 इंडियन आर्मी में इनहेरिट हो गई। जिस सीनियर ऑफिसर की रेजिमेंट थी, यानी 6 गोरखा राइफल्स फील्ड मार्शल स्लिम की यूनिट थी, वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ले ली, जिसमें से इन्होंने उनको मलेशिया में स्टेशन किया है, इंग्लैंड में स्टेशन किया है। और ये मर्सनरी सोल्जर्स हैं, हमने कभी इनके खिलाफ इशू नहीं लिया। 20 बटालियंस इंडियन आर्मी को मिली इनमें से गोरखास की, जिसको बाद में इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। अभी गोरखा बटालियंस की तादाद 50 से ज़्यादा है इंडियन आर्मी में। और ये नेपाल के हैं, ये मर्सनरी सोल्जर्स हैं, ये नेपाली नेशनल होके, हमारा नेपाल के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं। ये पाकिस्तान के साथ हर लड़ाई में लड़ते रहे हैं, कश्मीर 48, 47,
उसके अलावा 65 वॉर, 71 वॉर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हमारे खिलाफ लड़ते रहे और कारगिल वॉर में भी लड़े। फिर जो पाकिस्तान आर्मी में रेजिमेंट्स आई, इनको हमने रीऑर्गेनाइज किया। हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आई उसमें स्टाफ कॉलेज कोयटा था। ये हमारे लिए बड़ी एक एडवांटेज वाली चीज़ थी, इंडिया को खुद बनाना पड़ा। हमारे पास जो रेजिमेंटल सेंटर्स आए उनमें से हमारे पास 16 पंजाब रेजिमेंटल सेंटर था सियालकोट में, हमारे पास 1st पंजाब रेजिमेंटल सेंटर था जेलम में, हमारे पास 13 फ्रंट फोर्स राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर था एबटाबाद में, जहाँ 5th रॉयल गोरखा राइफल्स का भी रेजिमेंटल सेंटर था एबटाबाद में। आई डोंट नो क्यों, ये पार्टीशन के बाद इंडिया यहाँ से चले गए। हमारा बलूच रेजिमेंटल सेंटर उस वक्त मलीर में भी रह चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में, और उसके बाद कोयटा में भी था। उसके बाद हमने फिर बलूच रेजिमेंटल सेंटर की लोकेशन चेंज की, आजकल वो एबटाबाद में। हमारे पास नए सिरे से हमें आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर बनाना पड़ा, जो ओरिजिनल था वो इंडिया को अवार्ड हो गया। हमें नया स्कूल ऑफ सिविल्स खड़ा करना पड़ा, ओरिजिनल पूना में था, महाराष्ट्र में बॉम्बे के नज़दीक, वो इंडिया को अवार्ड हो गया। उसके अलावा आर्मड कोर्स सेंटर, आर्मड कोर्स स्कूल अहमदनगर में था, आर्मड कोर्स सेंटर लखनऊ में था, बाद में उन्होंने अहमदनगर में शिफ्ट कर दिया इंडिया ने। आर्टरी स्कूल और सेंटर देवलाली में था, जो गुजरात काठियावाड़ महाराष्ट्र जंक्शन पे। आजकल भी इंडियन आर्टरी स्कूल देवलाली में। हमें नए सिरे से आर्टरी स्कूल खड़ा करना पड़ा और बड़ी मेहनत करनी पड़ी पाकिस्तान आर्टलरी में। उसके बाद हमें नया आर्मी सर्विस कोर सेंटर बनाना पड़ा, हमें नया आर्मड कोर सेंटर और स्कूल बनाना पड़ा। हमें उसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी नई बनानी पड़ी, हमें नया इन्फेंट्री स्कूल बनाना पड़ा। ओरिजिनल इंडिया का चला गया था सागर सेंट्रल इंडिया में, ये 2 हिस्सों में था। स्मॉल आर्म स्कूल होता था सागर में और टैक्टिकल स्कूल होता था पूना में। पाकिस्तान आर्मी ने इनोवेशन की, ट्रेमेंडस इनोवेशन बाय पाकिस्तान इन्फेंट्री। इन्होंने कहा बजाय 2 अलग अलग हम स्कूल अलग अलग लोकेशन में रखें, पाकिस्तान आर्मी कंबाइंड द 2 schools into one at the time of independence and called them the School of Infantry Tactics। ये प्राइड है पाकिस्तान इन्फेंट्री की और कोयटा में है अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनली इनको काकुल मूव करने के लिए कहा गया था क्योंकि मिलिट्री अकेडमी शायद श्रीनगर जाना था, लेकिन इन्फेंट्री वाले वो सैडिस्ट होते हैं कि जी सख्त ट्रेनिंग करते हैं। सागर में कांटे वाली झाड़ी होती थी सेंट्रल इंडिया में, ये जब इधर आए तो इनको ना कांटे वाली झाड़ी मिली काकुल में, पहाड़ी जगह थी, वो भी थोड़ा सा हाइट पे थी। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसी जगह जो कांटे हो, वेदर एक्सट्रीम हो, सर्दी हो, सख्त पत्थर हो और पेबल्स हो, क्रॉल करेंगे तो इनकी कोनियाँ चढ़ेंगी इन्फेंट्री की ऑब्स्टिकल कोर्स वगैरह में, वेपन ट्रेनिंग में। सो इनको बताया गया कि आप जाएं वहाँ, क्योंकि इंडिया ने आर्मी ने अटैक कर दिया था अक्टूबर में। तो मिलिट्री अकेडमी को हमने फिर काकुल बनाया, वो हमारी पक्की लोकेशन बन गई। और इन्फेंट्री स्कूल को मूव कर दिया गया बजाय काकुल आने के टू कोयटा। और उस वक्त से ये इन्फेंट्री का साइन टैगर है, इन्फेंट्री बैनट, जो राइफल के ऊपर लगाई जाती है और क्लोज इन बैटल में इसको दुश्मन के अंदर बैनट फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बड़ी ट्रेनिंग होती है और बड़ी प्राइड है। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने किया। बड़े बड़े जितने डेपोज थे, ऑर्डिनेंस डेपो, वो इंडिया में रह गया। सबसे बड़ा कंटोनमेंट इंडिपेंडेंस के वक्त अम्बाला था। इंडिया का एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर था, वो भी अम्बाला था और इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी तादाद अम्बाला में बेस थी। एक एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स को हुआ, वो ये कि ब्रिटिश एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का ज़्यादा तादाद एयरक्राफ्ट की ट्राइबमैन के अगेंस्ट लड़ने के लिए पेशावर, कुहाट और इवन मीराम शाह वगैरह में इन्होंने एयरक्राफ्ट बेस किए थे। ब्रिटिश ने रिसालपुर में भी एयर बेस था, तो हमें ये एडवांटेज हो गया। हमने अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में रेस की, ये भी हमने स्क्रैच में की और ये बाद में कोई एयरफोर्स ऑफिसर ही कवर करेगा, बट मैं इतना बता दूं कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी बनाई सिरे से। इसके एयर मार्शल असगर खान कमांडेंट बने और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले पाकिस्तानी एयर चीफ बने। तो एयरफोर्स में भी ब्रिटिश एयर चीफ था। आर्मी में हमारा पहला आर्मी चीफ 1951 में टेक ओवर करना था जनवरी में, जो क्रैश हो गया जनरल इफ्तिखार अहमद की। तो फिर आप बोले बाय लक जनरल अयूब खान, जिनका आर्मी नंबर था PA-10, इनको आर्मी चीफ बनाया गया था।
PA-1 थे जनरल अकबर, जनरल इफ्तिखार के बड़े भाई, और जिनकी कायद आज़म के साथ कराची में मुख्तलिफ यूनिट्स में विज़िट की फ़ोटोग्राफ है, ऐनक लगाते थे, टॉल आदमी थे, ये इनके बड़े भाई थे। जब अकबर को कहा गया कि जी आप सीनियर मोस्ट हैं तो आपको आर्मी चीफ बनाने का सोच रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं इस काबिल नहीं, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग द हेड ऑफ दिस वेरी फाइन आर्मी, इंथुजियास्टिक एंड बडिंग आर्मी। मैं इसको कमांड करने की काबिलियत नहीं रखता हूँ, किसी और को बनाए। ये बड़ी बात है, बड़ी कैरेक्टर की बात है। तब इनके फिर भाई को सिलेक्ट किया गया था, जो इनसे जूनियर थे लेकिन प्रेसिडेंट अयूब से सीनियर थे। और तो ये मैं आपको आज बताया है। फिर हमें स्टाफ कॉलेज का जो एडवांटेज था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में जो कोटा में बड़े नामी ग्रामी लोग थे, जो बाद में, जिनमें से 3 कम से कम दोनों आर्मीज़ में से चीफ बने। एक आठली यूनिट थी, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार मंगलम यहाँ पोस्टेड थे, नए नए कर्नल बनने वाले थे। तो इन्होंने इनिशियली ऑप्ट किया था पाकिस्तान आर्मी के लिए, और जनरल साहिबजादा याकूब अली खान, जिनके साथ ये वर्ल्ड वॉर 2 में प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुके थे जर्मन्स के, उन्होंने इनको एडवाइस किया कि नहीं तुम इंडिया चले जाओ, तुम साउथ इंडिया के हो, फिर तुम छुट्टी आओ जाओगे कैसे, तुम्हारी फैमिली वहाँ होगी। फिर कुमार मंगलम इंडिया गया, और 1965 में वॉर के बाद 66 शुरू में ही जनरल कुमार मंगलम को इंडियन आर्मी का आर्मी चीफ बनाया गया। इनका ताल्लुक आर्टिलरी से था। आर्टिलरी में जो हमारे सीनियर ऑफिसर शुरू में राइज किए, बड़ी मेहनत की इन्होंने। पंजाबी मुस्लिम गनर्स तो सारी इंडियन रेजिमेंट्स में थे। इनका बड़ा प्राइड था कि गन का लेयर नंबर 1 हमारी आर्टिलरी का होता है। हमें जो इनहेरिट किया हमने, जो स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन में से, एक तो स्टाफ कॉलेज कोयटा, दूसरा माउंटेन आर्टिलरी स्कूल एंड सेंटर काकूर एबटाबाद में था। तो जो माउंटेन आर्टिलरी की रेजिमेंट्स थी ओरिजिनल, और बाद में हमने फील्ड रेजिमेंट्स वगैरह भी बना दी उनको, और वो पाकिस्तान आर्मी में इनहेरिट हुई। कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट्स हमारी सीनियर मोस्ट, 1st SP, 3rd SP, ये पाकिस्तान में आए। और इनमें से कुछ रेजिमेंट्स जो आए, अब अपने ब्रैकेट में लिखती फ्रंटियर फोर्स, ये पिफर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक होता था। तो हमारी जो नए रेजिमेंटल सेंटर्स हमने खड़े किए पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें एक रेजिमेंट पठान रेजिमेंट भी फॉर्म हुई, जो कि 1956 में हमने इन सब ग्रुपों को मिला दिया मुख्तलिफ, और पंजाब रेजिमेंट को यकजा कर दिया। और बलूच रेजिमेंट जिसके पास सबसे कम बटालियंस थी, हमने 8th पंजाब रेजिमेंट जिसके पास सबसे ज़्यादा बटालियंस थी, उनको बलूच रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान आर्मी की मौजूदा बलूच रेजिमेंट की जो सीनियर पुरानी सबसे बटालियंस है, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, ये बलूच रेजिमेंट जो हैं, इनका ताल्लुक जो है ओल्ड पंजाब रेजिमेंट से। और उसके अलावा भी 17 बलूच है, 16 बलूच है, जिसने 2 आर्मी चीफ प्रोड्यूस किए। ये भी पुरानी 8 पंजाब रेजिमेंट की बटालियन है। 16 बलूच से मैं आपको बता दूं, 2 आर्मी चीफ बने, एक जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, और दूसरे इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। इन 2 का एक ही बटालियन से ताल्लुक है। और उसके अलावा जो हमने आर्टिलरी की जो थी, मैं बताऊं, गन जो हमारे पास आई हैं उस वक्त इनहेरिट की, और वो चलती रही जब तक अमेरिकन इक्विपमेंट नहीं आया। उसमें फील्ड रेजिमेंट्स में 25 पाउंडर गन थी, ये 25 पाउंड का शेल फायर करती थी। इट वाज कैपेबल ऑफ फायरिंग द हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक HE-80 टैंकों के खिलाफ डायरेक्ट फायरिंग के लिए एलिमिनेटिंग राउंड और स्मोक राउंड्स फायर कर सकते थे। ये सबसे ज़्यादा इसकी रेजिमेंट्स हमारे पास थी, फील्ड रेजिमेंट्स। और इनकी आपकी मैं रेंज बता दूं, जो मैंने अपनी सर्विस के शुरू में ही याद किया था, दूसरे दिन फाजिल्का सलेमान की में, कि 25 पाउंडर गन 13,400 गज तक फायर करती है। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। और उसके अलावा मीडियम रेजिमेंट्स थी हमारे पास, कम ही आई, बाद में हमने खड़ी की। इसके पास 4.5 इंच गन थी, जो 18,100 गज तक तकरीबन फायर करती थी। बड़ी अच्छी गन थी। हमने इन गन्स की जगह, जब अमेरिकन इक्विपमेंट आया, जो 50 से आना शुरू हो गया, अर्ली 1960s में इन गन्स को रिप्लेस कर दिया अमेरिकन 155 मिलीमीटर होविट्जर से, जिसकी रेंज उससे कम थी, 6,300 गज के करीब थी, लेकिन इसका राउंड बड़ा ज़बरदस्त था। और ये हाई ट्रेजेक्टरी वेपन, होविट्जर जो होता है हाई ट्रेजेक्टरी होता है, और गन की रेंज ज़्यादा होती है, बट वो इसके मुकाबले इतना हाई ट्रेजेक्टरी नहीं होता। तो पहाड़ों में इस्तेमाल करने के लिए होविट्जर ज़्यादा सूटेबल है। ईस्ट पाकिस्तान में हमने नया डिवीज़न रेज किया,
जिसका नाम 12 डिवीज़न रखा। शुरू में एक बटालियन थी सिर्फ, फिर 2 बटालियंस हुई, फिर हमने ईस्ट बंगाल रेजिमेंट रेस की पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में, फर्स्ट ईस्ट बंगाल, फिर सेकंड ईस्ट बंगाल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे सीनियरिटी में हम रेस करते गए। फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो थी उसका नाम रखा सीनियर टाइगर्स। इंडिया में कोई बंगाल रेजिमेंट नहीं थी, हमने रेस की इंडिपेंडेंस के बाद 48 में। तो हमारी जो 65 तक ये जो हालत थी 12 डिवीज़न की, 12 डिवीज़न कह रहा हूँ 14 डिवीज़न जो इस पाकिस्तान में था, इसके पहले पाकिस्तानी GOC थे मेजर जनरल अयूब खान, जो बाद में आर्मी चीफ बने। ये प्रमोशन पे गए थे यहाँ से, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल रैंक इन्होंने इस पाकिस्तान में लगाया। 65 वॉर के वक्त जो 14 डिवीज़न थी इस पाकिस्तान में, इसके पास 3 ब्रिगेड थे, बट उन 3 ब्रिगेड में 3 बटालियन जैसोर में थी, 1 ब्रिगेड था, दूसरा ब्रिगेड कुमिल्ला में था, 3 बटालियन थी इन्फेंट्री की, और सिर्फ 1 बटालियन ढाका में थी। तीसरे ब्रिगेड के पास 1 बटालियन थी, 3 नहीं थी। कोई आर्टिलरी की फील्ड रेजिमेंट, मीडियम रेजिमेंट इस पाकिस्तान में नहीं थी 1965 तक। एक मोटर बैटरी होती थी, मोटर बैटरी की रेंज 120 मिलीमीटर अमेरिकन मोटर, रेंज 6 किलोमीटर प्लस, इससे ज़्यादा नहीं थी। नो अदर आर्टिलरी यूनिट वाज असाइंड टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ी गलती थी हमारी। फिर 71 में यहाँ से हमारी आर्टिलरी वगैरह मूव हुई है अप्रैल में, जब ईस्ट पाकिस्तान हमने 9th इन्फेंट्री डिवीज़न और 16 डिवीज़न को मूव किया है, क्योंकि 14 डिवीज़न बहुत कम था, ज़्यादातर इसकी बंगाली यूनिट्स थी जो भाग गई थी इंडिया में। तो ये 65 वॉर तक जब हम लड़े हैं तो पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ तकरीबन 1,71,000 और 1,81,000 के दरमियान थी, जिसके साथ हमने 65 की लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान में पाकिस्तान आर्मी डबल हो गई। इन्फेंट्री फॉर इंस्टेंस पंजाब रेजिमेंट 20 पंजाब तक थी, वो डबल होके 38 बटालियंस तक चली गई 65 की वॉर के दौरान। 2-2, 3-3 दिन में बटालियंस खड़ी हुई हैं। जैसे कौम में जज्बा था, ऐसे फौज में जज्बा था। 65 पाकिस्तान के एक बहुत हाई मार्क था पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी शोरा कराम में, स्टूडेंट्स में, औरतों में, बच्चों में, हर एक ने डोनेट किया, सोना डोनेट किया डिफेंस फंड में। एक पैसा टैंक के लिहाज से चंदा कलेक्ट किया गया। ये 65 की लड़ाई तक में ला के आपको यहाँ ख़त्म किया है। कश्मीर वॉर हमने बड़े बुरे हालात में लड़ी। शुरू में हमारी फ़ौज को जाने की इजाज़त नहीं थी। अप्रैल फर्स्ट वीक 1948 में पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई। जहाँ जहाँ गए, नीलम वैली इन्होंने रिकैप्चर की इंडियन आर्मी से, इन्होंने इंडियन आर्मी को भिम्बर उनसे ले लिया, छम तक पुश बैक किया। भिम्बर से ऊपर हाइट्स जितने भी हैं, नौशहरा के हाइट्स तक पहुँच गए जब सीज फायर हुई 31 दिसंबर 1948 और 1 जनवरी 1949 को। तो ये जो 8 माह, 8.5 माह पाकिस्तान आर्मी उधर लड़ी, बहुत कारनामा है पाकिस्तान आर्मी का। आखिर में मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। ये बहुत मालूमाती वीडियो था, इसको देखें, ज़रूर देखें। मैंने इसमें कोई ऐसी बात गप नहीं मारी जो 50,000 60,000 लोग देख रहे हैं वीडियोस, झूठ बना रहे हैं लड़के, पता नहीं कहाँ से बना रहे हैं फौज के मतलब हमारे। ये जो इन्फॉर्मेशन दी आपको कभी पहले नहीं आपने किसी वीडियो में भी देखी होगी। आखिर में अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको ये वीडियो पहुंचाई और बनाई। इसको देखें और पढ़े लिखे लोग कम से कम इसको आगे फॉरवर्ड करें, और मेरी जो पेज, जो यूट्यूब है चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने इसको लाइक किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।